Hello bachcho, let's read the question. The correct statement about O3 is option A. OO bond length are equal. Option B. Thermal decomposition of O3 is endothermic. Option C. O3 is diamagnetic in nature. And option D. O3 has a band structure. So, क्वेश्चन में क्या कहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग O3 यानी कि ओजोन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो हम देखें कि जो ओजोन होता है इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन ऐसे होता है, एक ऑक्सीजन इधर लगा है और एक ऑक्सीजन इधर लगता है। होता ये है कि हम इसे ऐसे बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नाउ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये बॉन्ड जो है, लेट मी यूज ए डिफरेंट पेन, ये वाले जो दोनों बॉन्ड है और ये वाले जो दोनों बॉन्ड है ये आर इक्वल, यानी कि बोथ आर, यहां मैं बॉन्ड लिख दूं अदरवाइज बाद में कंफ्यूज होगा, बोथ बॉन्ड्स ओ ओ आर इक्वल। सो स्ट्रक्चर से हमें ये पता चल गया कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है जो कह रहा है कि ओ बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं, ये सही है। अब हम देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं ओजोन का, तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नाउ होता क्या है कि जब भी ओजोन है इसका हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है। तो यहाँ आप कर दो 2 3 हो गया, हमारे पास 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2 इज मोर स्टेबल देन O3। और अगर कोई मॉलिक्यूल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब उसमें एनर्जी जो होती है वो उसके कंस्टिट्यूट से, जैसे O3 है, O2 है, O2 ज्यादा स्टेबल है तो O2 की जो एनर्जी लेवल होगी वो O3 से कंपेरेटिवली कम होगी। इट मीन्स कि अगर थर्मल डिकम्पोजिशन हम O3 करते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यहां से हमें ये हम स्टेटमेंट बी कर दे रहे हैं, ये हमारा स्टेटमेंट ए यहाँ से आया था। यहां से हमारे पता चला कि ये तो हमारा गलत हो गया। अब हम देखते हैं O3। सो O3 में क्या होता है, सी O3 क्या होता है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं और तीनों के जो होते हैं, जो आप कह लो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पेयर्ड होते हैं। O3 में ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर, नहीं हम ऐसे लिखेंगे, O3 में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर। इसका मतलब क्या है कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में, इट मीन्स कि इट मस्ट बी अ डायमैग्नेटिक, क्योंकि डायमैग्नेटिक के केस में ये होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता। यहां से हमारा स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट डी के बारे में। डी कह रहा है कि इसका बेंड शेप है, तो हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, इसने एक बॉन्ड बना इस ऑक्सीजन के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको ऐसे ले लिया कि ये 2 बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ बना रहा है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये तीसरे ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से 1 2 3 4 जो हो गए 1 2, एंड यहाँ पे 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, ये 4 जो हो गए ये बॉन्ड फॉर्म में इन्वॉल्व हो गए। इसका मतलब इस पे अभी भी 2 लोन पेयर बचा है। तो सबसे पहले तो हम ओजोन का हाइब्रिडाइजेशन देखें सेंट्रल एटम का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसके साथ साथ इस पे 2 लोन पेयर है। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। सो एज पर हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मल जो sp3 होता है वो होता है हमारा टेट्राहेड्रल, बट एज पर विस्पर थ्योरी अगर 2 बॉन्ड पेयर हैं
और दो लोन पेयर हैं, तो जो स्ट्रक्चर होता है वो हो जाएगा आपका बेंड शेप, सेम जैसा वाटर में होता है। सो यहाँ से ये हुआ कि हमारा स्टेटमेंट डी, ऑप्शन डी ये भी करेक्ट है। सो जो यहाँ पे हमारे पास फाइनल कंक्लूजन है वो ये है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। सो मैं यहाँ लिख दूं ऑप्शन ए, सी एंड डी आर करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।